अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल्स को। अब सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल्स क्या होता है, पहले इसकी कहानी समझ लेते हैं। सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल वो जो सॉफ्टवेयर बनाने के जो प्रोसेस होते हैं, जिनको बनाने के तरीके को हम अपनाते हैं, मतलब कि जो मॉडल्स हमारे पास होंगे ना सॉफ्टवेयर प्रोसेस को से गुजारने के लिए प्रोसेस से, उसको हम कहते हैं सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल। इसमें हमारा SDLC आ जाता है। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि SDLC क्या होता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ये जो लाइफ साइकिल है, इसको मद्देनजर रखते हुए जो हमारे पास मॉडल्स आते हैं ना, वो इसको हम प्रोसेस से गुजारते हैं और हर एक सॉफ्टवेयर को ना उसके अकॉर्डिंग बनाते हैं, उस मॉडल के अकॉर्डिंग बनाते हैं हम। तो इसमें हम देख लेते हैं कि हमारा जो सॉफ्टवेयर प्रोसेस है उसको हम कभी कभार SDLC मॉडल भी कहते हैं, क्योंकि SDLC हर एक सॉफ्टवेयर जो मॉडल है ना उसके अंदर लाइव होता है। तो सॉफ्टवेयर मॉडल से जो होता है वो डिफरेंट फ्रेमवर्क्स होते हैं, किसी सॉफ्टवेयर को बनाने के तरीके को डिफाइन करते हैं। इसमें हमारी प्लानिंग आ जाती है सबसे पहले कि हमने सॉफ्टवेयर को बनाना है, उसको किस तरह प्लान करना है, उसकी डिज़ाइनिंग कैसे करनी है, फिर उसकी डेवलपमेंट का जो फेज़ आ जाता है उसको देखते हैं, फिर जो बनने के बाद उसकी जो टेस्टिंग होती है फिर हम उसको देखते हैं, और फिर जो मार्केट में हमने लॉन्च करना होता है उसको हमने इस मॉडल्स के जो अंदर स्टेप आते हैं उसको हमने लेके चलना होता है। तो ये स्टेप बाय स्टेप हम स्ट्रक्चर को ना यूज़ करते हैं ताकि हम सॉफ्टवेयर को ना एफिशिएंटली और सिस्टमेटिकली ना डेवलप करें। तो इसमें आके फर्दर इसके फंडामेंटल्स जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक्टिविटीज़ आ जाती हैं, जिसमें सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन ये है कि इसमें जो सॉफ्टवेयर की फंक्शनैलिटीज़ होती हैं और जो इसमें ऑपरेशंस की कॉन्स्ट्रेंट्स यानी जो पाबंदी होती है उसको डिफाइन किया जाता है। मतलब कि कोई डॉक्यूमेंटेशन होती है जिसमें वो सारी डिटेल लिखी होती है कि सॉफ्टवेयर किस टाइप के, उसके अंदर क्या क्या काम होगा, क्या क्या नहीं होगा, किसके लिए क्या काम होगा, किसके लिए क्या नहीं होगा। जैसे अगर एडमिन बंदा है तो एक ही सॉफ्टवेयर हम चला रहे हैं एज अ यूज़र, एक यूज़र भी एक एडमिन भी है। हम अपना डाटा एज अ यूज़र उसमें एंटर करते हैं, लेकिन हमारा इंटरफेस कोई और होगा और जो एडमिन का है उसका इंटरफेस कोई और होगा सेम ही सॉफ्टवेयर में। तो ये सारी चीज़ें उसमें डिफाइन होती हैं। फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में क्या आ जाता है कि सॉफ्टवेयर जो है वो सारी स्पेसिफिकेशन को जो बनाई गई हैं उसको मीट करे, उस पर वो लाइव हो रही हो, जो भी स्पेसिफिकेशन थी, रिक्वायरमेंट थी, उसमें सारी वो चीज़ें आ रही हों। वैलिडेशन ये होती है कि सॉफ्टवेयर जो बन जाता है तो उसको हम सारे को एंड में वैलिडेट करते हैं, कि टेस्ट करते हैं कि ये हमारा जो सॉफ्टवेयर वो वैलिड है कि नहीं। एक होती है वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन होती है कि हम हर एक मॉड्यूल को, हर एक फंक्शन को उसको ना टेस्ट करते हैं, उसको हम वेरिफिकेशन कहते हैं। और वैलिडेशन में हम पूरे प्रोसेस को देखते हैं जो पूरा सॉफ्टवेयर होता है। फिर एवैल्यूएशन में ये होता है कि हमने वक्त के साथ साथ कोई कस्टमर की जो नीड्स हैं उसको हमने अंदर इवॉल्व तो नहीं करना, कि हमने आगे इसमें कोई फर्दर चेंजिंग लानी हो। तो ये हमारा जो इंट्रो आ जाता है, इसमें एक सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल्स का आ जाता है। फिर आगे हम इसका जिक्र करते हैं कि कौन कौन से हमने सॉफ्टवेयर प्रोसेस देखने हैं। इसकी वीडियो में, आज की हम वीडियो में देखेंगे कि वाटरफॉल मॉडल क्या होता है, और हमारा जो है इंक्रीमेंटल मॉडल जो होता है वो हम उसको डिस्कस करेंगे। तो वाटरफॉल मॉडल में हमारे पास ये है कि ये इसको हम लीनियर और सीक्वेंशियल मॉडल भी कहते हैं। इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ एक ही फेज़ में चलता है, इससे हम पीछे नहीं जा सकते। मतलब कि ये सिर्फ ऐसे ही चलेगा, ऐसा वो जो होती है ना आबशार जिसे कहते हैं, वो सिर्फ ऐसे ही चलेगा। तो हमने सिर्फ इसको लीनियर फॉर्म में लेके जाना होता है और एक सीक्वेंस में लेके जाना होता है, इसलिए हम इसको वाटरफॉल मॉडल कहते हैं। लास्ट टाइम पेपर में एक वाटरफॉल मॉडल का सवाल इसी नाम से आया था कि ये लीनियर जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अप्रोच है उसके बारे में आप लिखें, तो ये वाटरफॉल मॉडल ही होती है। तो इसका हम ये कह सकते हैं कि वाटरफॉल मॉडल एक लीनियर और सीक्वेंशियल सॉफ्टवेयर अप्रोच है, जिसमें हम सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं इस SDLC के प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप यूज़ करके। तो इस मॉडल के हर फेज़ के कंप्लीट होने के बाद ना हम नेक्स्ट फेज़ में उसमें एंटर होते हैं। अगर कोई पिछले फेज़ में कोई ना कोई गलती आ जाती है तो नेक्स्ट फेज़ वाला उसको चेंज नहीं कर सकता, हमें प्रोसेस को शुरू से ना शुरू करना पड़ता है। तो इसमें ये ज़रा बहुत ना थोड़ी बहुत गड़बड़ी आ जाती है, जिसकी वजह से ना हमें सारा ध्यान से काम करना पड़ता है। और ये मॉडल जो है ये डॉक्यूमेंटेशन और प्लानिंग पर ज़्यादा फोकस करता है, ताकि जो हमारी जो आगे कोई गलती आ जाए तो उसको हम पहले ही उसको हल करके रखा हो, और उस पर हम ज़्यादा फोकस करते हैं, जो ताकि हमारी जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी हो, क्लियर हो। फिर इसके आगे हमारे पास जो इसके फेजेस हैं, जो पॉइंट्स हैं, हम वो देख लेते हैं। इसमें हमारे पास आ जाती है सबसे पहले रिक्वायरमेंट एनालिसिस, तज्जिया, और जो हमारी तफरी होती है, मतलब कि हमने देखना कि हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या है, किस टाइप का हमने सॉफ्टवेयर बनाना उसको देखते हैं। पहली स्टेज में हम ये देखते हैं कि कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट्स हो उसकी एहतियात की जाती है, मतलब कि वो जो रिक्वायरमेंट्स उसने बताई हैं वो ठीक हो सारी। फिर डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर की जाती है कि जो उसके गोल्स हैं और फंक्शन हैं हम उसको उसमें ऐड करें। या ये होता है कि ये फेज जो है वो बिजनेस एनालिस्ट है या एक कस्टमर मिलकर जो करते हैं काम, उनको हम कंप्लीट कर सकें।
तो ये इसमें आ जाती हैं सारी चीज़ें। फिर इसमें आके आ जाता है सिस्टम और सिस्टम डिज़ाइन। इस फेज़ में हम सॉफ्टवेयर का जो आर्किटेक्चरल डिज़ाइन होता है ना उसको क्रिएट करते हैं कि सिस्टम का जो डिज़ाइन है वो किस तरह का होगा। हार्डवेयर में अगर वो है, सॉफ्टवेयर में है, डाटाबेस, ओवरऑल जो सिस्टम के ब्लूप्रिंट्स होते हैं उसको हम तैयार करते हैं। टूल्स होते हैं और जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं उसको हम सेलेक्ट करते हैं कि कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को हमने यूज़ करना है ताकि वो एफिशिएंट परफॉर्म कर सके। फिर इसके आगे हमारी इम्प्लीमेंटेशन आ जाती है। इम्प्लीमेंटेशन में हमने डेवलपर्स को डिज़ाइन जो तैयार किया होता है उसके मुताबिक कोड करने का शुरू करते हैं। फिर सॉफ्टवेयर के छोटे छोटे मटेरियल्स डेवलप होते हैं और हम उनको इंटीग्रेट करते हैं वो फाइल हैंडलिंग और एक्सपेंशन हैंडलिंग के थ्रू। और ये फेज़ जो होता है वो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है क्योंकि इसमें सारा जो मेन काम होता है वो करना पड़ता है। कोडिंग होती है, इसके अंदर डिज़ाइनिंग आ जाती है। फिर हमारा आगे आ जाता है टेस्टिंग आ जाती है। टेस्टिंग में ये कि सॉफ्टवेयर को जो टेस्ट किया जाता है ताकि उसको जो एरर्स हैं और उसके जो बग्स हैं ना उसको हम आइडेंटिफाई कर सकें, उसकी जो फंक्शनैलिटी और परफॉर्मेंस है उसको हम टेस्ट कर सकें। अगर कोई ना कोई बग मिलता है हमें तो हम फिक्स करने के लिए कोडिंग में वापस नहीं जाते बल्कि जो लिमिटेड फिक्सेस होती हैं सिर्फ उसी को करते हैं। मतलब कि जहाँ पर सिर्फ बग शो हुआ हम सिर्फ उसी को ही वहीं से क्लियर करते हैं। फिर हमारा इससे आ जाता है ऑपरेशन और मेंटेनेंस। ऑपरेशन ये है कि जो वो काम करेगा हमने उसको आगे बयान करना होता है। मेंटेनेंस ये कि जो वक्त के साथ साथ कोई कस्टमर की नीड्स है हमने उसमें अपडेट करनी होती है। तो इसके आगे हमारी आ जाती हैं एडवांटेजेस में ये कि सिंपल और आसान होता है। मतलब कि स्ट्रक्चर जो होता है वो प्रोसेस जो होता है वो स्ट्रक्चर्ड होता है और आसानी से अच्छा डिफाइन किया होता है। मतलब कि वो सिंपल है, सादा है, एक लाइन के थ्रू है। डॉक्यूमेंटेशन पर फोकस किया जाता है जो, और उसके अलावा हमारे जो हर स्टेज कंप्लीट होने के बाद अगली फेज़ में स्टार्ट होती है ना, इस वजह से ये जो ट्रैक आसान हो जाती है। किसकी वजह से? ये क्लियर लाइमस्टोन की वजह से। मतलब कि हर एक मॉड्यूल को हमने डिटेल से और आसानी से खुल के बयान किया होता है कम्प्रीहेंसिवली, जिससे वो सारी डिटेल्स को ना बयान करता है। और ये स्मॉल प्रोजेक्ट्स जो होते हैं ना वो उनके लिए ना काफ़ी क्या कहते हैं सूटेबल होता है। तो इसके अगर हम एडवांटेजेस में देख लें तो एडवांटेजेस में हमारे पास आ जाती है कि चेंजेस मुश्किल होती हैं इसके अंदर। अगर किसी फेज़ में कुछ चेंज करना हो तो जो पूरा प्रोसेस होता है ना वो शुरू से शुरू करना पड़ता है क्योंकि ये लीनियर है। हम ये नहीं कि किसी भी एक फेज़ में से बैक जा सकें, तो इसमें ये नहीं होता है। लेट टेस्टिंग होती है। टेस्टिंग सिर्फ एंड फेज़ में होती है क्योंकि जब सारा सॉफ्टवेयर बनता है ना तो वो सारी सॉफ्टवेयर की जो टेस्टिंग होती है वो सिर्फ एंड में होती है। कस्टमर इन्वॉल्वमेंट कम हो जाती है क्योंकि डेवलपमेंट के दरमियान जब कस्टमर को डायरेक्ट फीडबैक नहीं ना होता तो जो एंड रिज़ल्ट होता है ना वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ये इसके डिसएडवांटेजेस में आ सकता है। तो बाकी इससे आगे हम इंक्रीमेंटल मॉडल को उसमें बयान करते हैं। इंक्रीमेंटल मॉडल में ये होता है कि हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को जो बनाते हैं ना मॉडल को यूज़ करके वो हम छोटे छोटे पार्ट्स में करते हैं। तो इसमें ये होता है कि ये इंक्रीमेंट्स कहलाते हैं। मतलब कि जो हमारा एक छोटा पार्ट है ना वो उसको हम फर्दर आगे प्रोसीड करेंगे तो वो इंक्रीमेंट होगा, उसमें और फीचर्स ऐड होंगे। तो इसमें ये होता है कि हर इंक्रीमेंट के एक ना फंक्शनल सॉफ्टवेयर का हिस्सा होता है जो इंडिपेंडेंटली ना काम करता है। मतलब कि हर एक जो अलग मॉड्यूल होता है ना वो अपना ना एक फंक्शन जो परफॉर्म करता है एंड पे उनको ना इंटीग्रेट करके तो उसको हम इकट्ठा करते हैं। तो जो पहला जो इंक्रीमेंट बेसिक फंक्शनैलिटीज़ पर ना वो फोकस करते हैं कि फिर नए इंक्रीमेंट्स ऐड होते हैं वक्त के साथ साथ ताकि हम सॉफ्टवेयर को ग्रेजुअली कंप्लीट कर सकें। मिसाल के तौर पर जैसे ये अब यहाँ पर हमारे पास बनी हुई है फिगर बना हुआ है, इसमें ऑनलाइन डिस्क्रिप्शन है कि हमारे पास ये सारी रिक्वायरमेंट्स हैं, हमने इसको पूरा करना है। फिर इसकी स्पेसिफिकेशन आ जाती है। स्पेसिफिकेशन हमने देखी, उसके साथ ही हमने ना उसको बनाना शुरू कर दिया। उसका इनिशियल जो वर्जन है ना सबसे पहला वर्जन वो तैयार हो गया। अब हमने अगर उसकी चेंजिंग लानी तो हम स्पेसिफिकेशन में से देख लेंगे क्या क्या चेंजिंग लानी तो उसको हम कर लेंगे। फिर उसके बाद हमारी डेवलपमेंट आ जाती है। उसमें हमारा इंटरमीडिएट वर्जन आ जाएगा कि ये जो हमने थोड़ी सी इसमें एडिशन करनी है तो हमने उसको इंटरमीडिएट वर्जन में ले आना। फिर वैलिडेशन करनी है, उसमें जो हमारा फाइनल वर्जन होगा वो हमने लेके आना। मतलब कि ये वक्त के साथ साथ ही चलता रहता है। कोई भी एक थोड़ा सा सॉफ्टवेयर हमने बना के उसको लॉन्च कर दिया, जैसे ही हमने कोई ना कोई उसमें तब्दीलियाँ लानी है तो हम वक्त के साथ साथ उसको तब्दीलियाँ ले आते हैं। अब इसमें भी वो सारी वही चीज़ें आ जाती हैं जो हमने ऊपर SDLC के अकॉर्डिंग पढ़ी थी वाटरफॉल में, क्योंकि ये सारी ही चीज़ें इसी पर लाइक करती हैं। बस मेन काम होता है कि हमारा जो सॉफ्टवेयर का मॉडल है वो किस बेस पर काम कर रहा है। मतलब कि हर एक ने अपनी अपनी जो फंक्शनैलिटी है उसको बयान करना होता है। तो आपने सिर्फ इसकी फंक्शनैलिटीज़ को बयान कर देना और बाकी सारी नीचे जो चीज़ें हैं वो जैसे वही आ जाती हैं आपकी। ये इसमें हमने किया था वो सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए जो हमने SDLC का यूज़ किया था वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। जैसे गैदरिंग एनालिसिस, उसको हमने इंफॉर्मेशन वो रिक्वायरमेंट्स को हमने गैदर करना है। फिर सिस्टम का डिज़ाइन क्या होता है वो इम्प्लीमेंटेशन जिसमें कोडिंग और डेवलपमेंट आ जाती है। फिर टेस्टिंग क्या करनी है वो आ जाती है। डिप्लॉयमेंट जो हमने लॉन्च करनी है और डिलीवरी करनी है वो किस में लोगों में करनी है या किसी खास कंपनी करनी है तो वो आ जाती है। उसमें मेंटेनेंस आ जाती है हमारे पास क्यों हमने अपने अपडेशन करनी है।
फिर अगर आपने ये जब इसमें लिख देना पॉइंट्स, तो आपने ये जो डायग्राम के अंदर फिगर्स हैं आपने उसको बयान कर देना कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो इसमें से आपका ना ये सारा एक लॉन्ग क्वेश्चन ना क्लियर हो सकता है। फिर इसके अगर हम फाइल में देख लें कि ये फ्लेक्सिबल स्केलेबल होता है, मतलब कि रिक्वायरमेंट चेंज हो सकती है और जो नए फीचर्स हैं वो इजीली ऐड हो जाते हैं। अर्ली डिलीवरी होती है, मतलब कि फंक्शनल जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो जल्दी मिल जाते हैं और जो बिजनेस नीड्स होते हैं वो जल्दी फुलफिल हो जाती है। मतलब कि कोई ना कोई बिजनेस के लिए हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो उसमें हम क्या करेंगे कि जो हमारी बेसिक नीड्स हैं ना हम पहले उसको बना के तो लॉन्च कर देंगे। रिस्क मैनेजमेंट बेहतर होता है, मतलब कि हम वक्त के साथ साथ ही उसको ना अलग अलग फेजेस में रिस्क को देखते रहते हैं। कॉस्ट इफेक्टिव होता है कि टेस्टिंग और इंक्रीमेंट के साथ ना होती है और इस वजह से ये मेजर ना फिक्सेस को बढ़ा चढ़ा कर नहीं होता। मतलब कि ये कॉस्ट इफेक्टिव है, हर एक मॉड्यूल को हम छोटा छोटा जब बना रहे हैं ना तो उसकी जो कॉस्ट है वो थोड़ी थोड़ी लग रही है। ये नहीं कि हम बड़ा बना रहे हैं उसमें काम ज़्यादा लग रहा है, टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो उसकी जो कहेंगे वो कॉस्ट हमारी ज़्यादा होनी चाहिए, तो ये इसमें ना ज़रा कम होता है। और क्लाइंट की सर्टिफिकेशन होती है, सेटिस्फेक्शन होती है कि ये क्लाइंट इंक्रीमेंट मॉड्यूल्स को देख के वो ज़रा ना सेटिस्फाई होता है कि ठीक है हमारा ये जो काम चल रहा है। अगर डिसएडवांटेजेस में देखने की ओवरऑल सिस्टम कम्प्लेक्सिटी होती है, हर इंक्रीमेंट को हमने एक्सिस्टिंग सिस्टम के साथ ना इंटीग्रेट करना मुश्किल हो जाता है। मतलब कि हर एक मॉड्यूल को जब हम अलग अलग बनाएंगे, अलग अलग हम लॉन्च करेंगे तो वो उसको इकट्ठा करके इंटीग्रेट करके ना ज़रा फिक्स करना ना काफ़ी ज़्यादा कम्प्लेक्स हो जाता है। प्लानिंग जो सी वो ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है। हर एक मॉड्यूल के लिए, हर एक जो वर्जन के लिए हमने प्लानिंग करनी है वो अलग अलग करनी पड़ती है। रिसोर्सेज उसके लिए चाहिए होते हैं कि हर इंक्रीमेंट के लिए जो टेस्टिंग और इंटीग्रेशन एफर्ट्स लगती हैं ना जो प्रोजेक्ट को ना कम्प्लेक्स बना देती हैं, इस वजह से जो रिसोर्सेज होते हैं ना वो कम पड़ जाते हैं। तो इंशाल्लाह इससे फर्दर हम मज़ीद वीडियोस पर फोकस करेंगे जो हमारे प्रोसेस मॉडल्स हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें। थैंक यू।